नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या हमें अपने पूर्वजों की या इनकी जो अब इस दुनिया में नहीं है या उन पितरों की ज़मीन जायदाद बेच देनी चाहिए अगर आपको संकट आ रहा है, परेशानी आ रही है। तो दोस्तों, मैंने बहुत लोगों को कहा है कि जो भी आपके मृत परिजन हैं उनका आप बिलोंगिंग्स डोनेट कर दो, दान कर दो। और ख़ासकर कपड़े हो गए, जूते हो गए, उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स हो गई। तो और कोई भी अगर प्रीशियस आइटम है, ज्वेलरी है, कैश है, अगर आप यूज़ कर लो पर उसमें से जो कैश में से अमाउंट है उससे रेगुलरली भंडारा करो उनके लिए खाने-पीने की चीज़ों का। और अगर ज्वेलरी है तो उसको अगर आप सेल आउट कर दो और उसमें से जो अमाउंट आती है वो आप यूज़ कर लो, पर 10% अमाउंट का भंडारा कर दो। और ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट था उन सब पितरों की गति के लिए कि ताकि उनकी अटैचमेंट, खासकर वो पितर जो प्रेत के रूप में विरच रहे हैं, ताकि उनकी अटैचमेंट मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से ख़त्म हो जाए। तो बहुत लोगों ने ताना मारा कि फिर तो ठीक है, जो उनका मकान है वो ही दे देना चाहिए, जो ज़मीन जायदाद है वो भी दे देनी चाहिए, उसे भी रख के क्या करना है। कुछ केसेस में वो भी करना पड़ जाता है। यहाँ मैं डोनेशन की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं सेल आउट की बात कर रहा हूँ। हमारे पास इतने क्लाइंट्स आते हैं जो अपने मृत परिजनों के घर में रहते हैं, पितरों के घर में रहते हैं, जो भी पहले उनके बड़े बूढ़े थे उनके घर में रहते हैं, और वो पितर प्रेत बने हुए बैठे हैं, इतना सता रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। क्योंकि उनकी जो अटैचमेंट है वो अपने मकान से है कि ये मेरा मकान है। अब एक क्लाइंट थे, उनके दादाजी थे, वो परेशान कर रहे थे अपने ही बच्चों को, अपनी औलाद को, बेटे को, चाहे जो भी उनके डिफरेंसेस रहे थे, क्योंकि वो लड़का उस घर में चेंजेस कर रहा था अपने दादा के मरने के बाद। बेटे ने वो चेंजेस नहीं किए पर पोते ने वो चेंजेस किए। तो पोते का उतना, एक ये कहते हैं ना, दादा का अटैचमेंट पोते से ज़्यादा होता है, बेटे से कम होता है। बट यहाँ पे जो मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट उस दादा का अपने मकान के प्रति बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उन्होंने अपनी जवानी में खून पसीने की कमाई से उस मकान को बनाया था। तो वो चाहते थे कि उसमें बिल्कुल वो वैसा ही रहे जैसे वो उसको छोड़ के गए थे। एंड लिटरली उन्होंने अपने जीते जी उसका बंटवारा नहीं होने दिया था, इसी डर के मारे कि कोई भी मकान टूटेगा, उसके हिस्से होंगे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उनकी डेथ के बाद मकान जो था उनके बेटे ने बाकी भाइयों से ख़रीद लिया। एंड फिर उसके अंदर चेंजेस करने ही वाले थे कि उसको नुकसान होने लगा बेटे को। एज़ इट इज़ मकान पड़ा रहा। जब बाप थोड़ा-सा और बूढ़ा होने लगा तो जो उस उनके बेटे थे यानी कि पोते, वो बड़े होने लगे, उन्होंने चेंजेस करने शुरू कर दिए। तो जब उन्होंने चेंजेस शुरू करे वो बीमार होने लग गए। एंड इतने सालों तक वो दादा की स्पिरिट पड़ी हुई थी घर में, एंड वो लिटरली अलाउ नहीं कर रही थी कि मकान में कोई भी चेंजेस की जाएँ। अब वो चाहते थे उसको तोड़ के 4 मंजिला बिल्डिंग बनाना, उसमें चेंजेस करना, अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो करना। बट कई दफ़ा मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट इतनी ज़्यादा हो जाती है लोगों की ज़मीन जायदाद से, पैसे से, घर से, कि वो मरने के बाद भी प्रेत बने पड़े रहते हैं, किसी को भी पनपने उस जगह पे नहीं देते। अब यहाँ पे अटैचमेंट घर वालों के ऊपर कंट्रोल ज़्यादा था, प्रभाव ज़्यादा था, बिकॉज़ ऑफ ब्लड रिलेशन। कहते हैं ना, अपने को ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है एज़ कम्पेयर टू पराए इंसान की। तो वो परेशानी क्रिएट कर रहे थे। वो उसमें एक सबसे बेस्ट रेमेडी थी वहाँ से निकलना। आप कहोगे कि आप और कोई रेमेडी बता देते जिससे वो वहीं रहें, ये है, वो है। वो जो अटैचमेंट था, जो प्यार था, उसको सम्मान देने के लिए बहुत ज़रूरी था कि उस मकान को छेड़ा ना जाए। वो लोग वेल टू डू थे और मैंने कहा कि आप अगर उस मकान को किसी को बेच देते हो तो वो इंसान तोड़ेगा उस मकान को। तो वो तोड़ेगा तो फिर वो उसको तंग करेंगे। तो मैंने कहा अगर आपके पास अच्छे मीन्स हैं, आपके पास पैसे हैं और आप अफ़ोर्ड कर सकते हो दूसरा मकान, तो आप वहाँ चले जाइए, इसको आप रेंट पे चढ़ा दीजिए। जिससे इसके अंदर कोई चेंजेस भी नहीं होंगे। जो मतलब दीवार तोड़ना, दरवाज़ा हटाना, छत गिराना, ये सब भी नहीं होगा। जैसा मकान है वैसा ही भाड़े पे चढ़ जाएगा, भाड़ा भी आने लगेगा, एंड वो संतुष्ट भी रहेंगे। और मैंने कहा वहाँ पे एक रूम उनका जो था, वहाँ पे आप चाहे उसको रखना चाहते हैं रख सकते हैं, और रेगुलरली आप हर हफ्ते वहाँ विज़िट कीजिए और वहाँ पे एक बारी जाके धुनी कर दिया कीजिए जिससे वो शांत हो जाएँ। और ये उन्होंने लिटरली करना शुरू किया। एंड वो उस मकान को किराए पे चढ़ा के एक फ्लैट में आ गए। एंड जो उनका धंधा 20 साल से एक तरीके से मतलब रेंग रहा था,
वही धंधा इतना तेज़ चलने लग गया जिसका कोई हिसाब नहीं। क्योंकि गुस्से में, खुंदक में वही दादा ने वो सब कुछ काम धंधा रोक रखा था। हेल्थ इश्यूज़ जो उसकी मदर को थे वो ठीक होने लगे, यानी कि उनकी बहू को, एंड बेटा जो था उनका वो ठीक होने लगा हेल्थ इश्यूज़। पोते को जो प्रॉब्लम्स हो रही थी उससे वो रिलीफ़ आना शुरू हो गया। और अगर मैं कहता कि नहीं, हमें दादा को यहाँ से भगाना है, हमारी धुनी इतनी सक्षम है, पावरफुल है कि जब वहाँ जलाई जाती तो वो दादा की सोल वहाँ टिक नहीं पाती, उसे भागना ही पड़ता। तो मैंने कहा आपका एक लगाव है, प्यार है इनके साथ, और कहीं न कहीं ये संपत्ति मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप रखते हो, बेचते नहीं हो, तो आने से 10-20 साल बाद ये आपको बहुत अच्छी रिटर्न देके जाएगी, बहुत मोटी रिटर्न देके जाएगी। मैंने कहा ऐसी इंट्यूशन मुझे हो रही है। और उन्होंने कहा पर ये एरिया वो नहीं है जहाँ ज़्यादा भाव बढ़ते हों। यहाँ हर कोई अपना मकान बेच के जा रहा है दूसरी जगह, क्योंकि जैसे पुराने सेक्टर्स होते हैं तो वो धीरे-धीरे कमर्शियल होने लगते हैं, दुकानें खुलने लगती हैं, तो लोग वहाँ से बेच के दूसरी जगह जा रहे होते हैं। तो इनका मन था कि हम वहाँ पे कोई कमर्शियल वो बना दें, कॉम्प्लेक्स टाइप, या अपना मकान भी बनाएँ 4 मंजिला, तो उसमें नीचे दुकानें बना दें, ऊपर रह लें। मैंने कहा आप ऐसा कुछ मत करो, आप अभी यहाँ पे से निकलो, बस अपनी पहले तरक्की होने दो। वो दिन है, आज का दिन है, उनकी खूब तरक्की हो रही है, वो मकान रेंट पे है, उनको खूब मौज हो रही है। अब हमने रेगुलरली वहाँ धुनी करानी शुरू करा उनको शांत करने के लिए। जो वो दादा रेगुलरली सपने में दिखते थे वो दिखने कम हो गए, धीरे-धीरे वो बंद हो जाएँगे। जब वो कंप्लीटली बंद हो जाएँगे और वो मकान से धीरे-धीरे आगे की तरफ बढ़ जाएँगे, तो उसके बाद मकान को बेचने का या तोड़ने का डिसीज़न वो लेंगे, वो भी मेरे से बात करने के बाद। तो कई प्रॉपर्टियाँ ऐसी भी होती हैं जहाँ पे हमारे मृत परिजन जो होते हैं उसके प्रति इतना अटैचमेंट रखते हैं कि कोई भी चेंजेस अलाउ नहीं करते। कई केसेस में हमने सेल आउट भी कराई है प्रॉपर्टी। एक ज़मीन थी हमारे क्लाइंट की, एक दूसरे क्लाइंट है, काफ़ी ज़मीन थी, मतलब होगी कम से कम 100 एकड़ से ऊपर होगी, एंड उनके जो है वहाँ पे अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था घर के पूर्वजों का, जो मृत परिजन थे उनका, पितरों का, एंड वो एक फैमिली में मिली थी, काफ़ी अच्छी रिच फैमिली थी, तो बँटवारे में 100 एकड़ ज़मीन उनके हिस्से में आई थी। तो आप सोचिए कितनी वो ज़मीन होगी, एंड वो ज़मीन लिटरली लेने के बाद उनको प्रॉब्लम रहती थी, उनको जकड़न होती थी। जब वो ज़मीन पे जाते थे ऐसा लगता था कोई जैसे आपको कोली भरता है, ऐसे भर के बहुत टाइट आपको बीच रहा है, इतना टाइट बीच रहा है कि आपको साँस नहीं आ रहा। तो जब से वो उनके हिस्से में आई उनको ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी। उस ज़मीन में साँप भी निकलते थे, हालाँकि लैंड एग्रीकल्चर है, साँप निकलना आम बात है, इट इज़ नॉट कि उसी कारण से निकल रहे थे, बट उनको जकड़न होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी। वहाँ पे एक वो बनी हुई थी मज़ार टाइप, कब्र टाइप कह लो, कि पहले क्या होता था कि खाली मुसलमानों में ऐसा नहीं होता कि कोई आप मज़ार बना दो, हिंदुओं में भी क कई दफ़ा जब आपके गाँव में ख़ासकर ऐसा होता है, आपका कोई बड़ा बूढ़ा मरता है, तो बहुत पहले ये लोग क्या करते थे कि संस्कार जो है शमशान में ना करके अपनी उनकी जगह पे कर दिया, और वहाँ उनकी एक वो बना दी, मंदिर टाइप बना दिया, वहीं पे उनकी अस्थियाँ दफना दी, मतलब जलाने के बाद अस्थियाँ वो कर दी, एक उनका मंदिर टाइप हो गया कि भई बुर्जी बना दी बैठने के लिए कि भई ये आपको बिलॉन्ग करती है जगह। तो बहुत सी ऐसी एग्रीकल्चर लैंड्स में आपको आज भी देखने को मिलेगा। तो वो वहाँ पे बना हुआ था। तो मैंने कहा इसका आप कुछ टाइम धुनी करो जिससे जकड़न दूर हो। तो उस जगह पे हम धुनी करवाते थे। तो उन्हें शुरू में संकोच था कि लोग देखेंगे, क्या कहेंगे? मैंने कहा 100 एकड़ ज़मीन है आपकी, किसने देखना है? मैंने कहा आप धुनी जो है थोड़ी उनको बाकायदा पूरा तसला लेके मतलब गोबर के उपले ढेर सारे जलाने पड़ते थे, एंड लिटरली वो मतलब ये समझ लो कि इतनी ज़्यादा धुनी उनकी लगती थी, क्योंकि पूरी ज़मीन पे धुनी का फैलाना बहुत डिफ़िकल्ट था, 100 एकड़ ज़मीन थी, तो कुछ ही एरिया में फैल पाता था, बट उसी से कमाल हो गया कि उनको वो जकड़न बंद हो गई। जब वो जकड़न बंद हुई तब मैंने कहा अब आप इस जगह को बेचो। उससे पहले उन्होंने लाख जतन कर लिए, कोई उनको खरीदार नहीं मिलता था, और मिलता भी था तो सही रेट नहीं देता था। जकड़न बंद हुई, ज़मीन का गाहक लगा, जैसे ही उन्होंने ज़मीन बेची, उनका टाइटल हटा, वो जकड़न कंप्लीटली ही ख़त्म हो गई। ऐसे ख़त्म हो गई जैसे वो कभी हुई ही नहीं थी। तो जो भी लोग वो करते हैं, ताना मारते हैं कि फिर तो अपनी ज़मीन जायदाद भी दे देते हैं, मकान भी दे देते हैं, बाजे बाजे केसेस में वो भी करना पड़ जाता है। जो भी लोग हम देखो, हमारी इस पूरी ज़िंदगी में
शुरुआत से बच्चे की पूरी ज़िंदगी, जब बच्चा पैदा होकर बड़ा हो रहा होता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के चारों तरफ ही हमारी चीज़ें घूमती हैं। हम क्या लर्न करते हैं? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बी फॉर बैट। तो हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों को जो है लर्न करते हैं शुरुआत से हमें यही पढ़ाया जाता है कि मकान कैसा होता है, गाड़ी कैसे चलती है, ये घर, ये सोफ़ा है, ये वो, हर चीज़ मटेरियलिस्टिक ही में पढ़ाई जाती है। और वो भी किस लिए? ताकि हम 2 पैसे कमा सकें, अच्छी लिविंग कर सकें। तो पूरा जीवन हमारा सामान, पैसा इसी के चारों तरफ गुज़रता है। शुरुआत से फैमिली भी कहती है कमाओगे नहीं तो शादी कैसे होगी? शादी हुई तो बच्चों का खर्चा कैसे होगा? ऐश करनी है, बाहर जाना है तो पैसा चाहिए। हर वक़्त हम ज़मीन जायदाद, पैसा, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हमारे कॉन्शियस पे इतनी हावी हैं कि सबकॉन्शियस को वो पेनिट्रेट कर चुकी हैं। जिसके कारण इंसान मर के भी, शरीर त्यागने के बाद भी, अपने ही खुद के मटेरियलिस्टिक शरीर को त्याग के भी उस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से आज़ाद नहीं हो पाता। तो हमारा रुझान रहता है, किसी का टेडी बियर में बच्चा है तो मरा है, तो कोई वयस्क मरा है उसका रुझान अपने मकान में है, कोई औरत मरी है उसका रुझान अपनी ज्वेलरी में है, कोई सास मरी है उसका रुझान अपने बेटे में है, उसमें कोई बाप या दादा मरा है उसका रुझान अपने एंसेस्ट्रल पुराने मकान में जो उसका बनाया हुआ है, किसी का रुझान अपने मोह जो है कह लो अपनी गाड़ी में है। तो बहुत से लोग जो मटेरियलिस्टिकली अटैच्ड रहते हैं, इमोशनली अटैच हो जाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, सामान के साथ। कहते हैं ना, बहुत लोग होते हैं जब अपना मकान छोड़ते हैं तो उनको हार्ट अटैक तक आ जाता है, मर तक जाते हैं। जब उनका मकान उनसे छिन जाता है तो उसका गम बर्दाश्त नहीं कर पाते। मुझे आज भी याद है कि पैसे की तंगी के कारण मुझे अपना मकान छोड़ना पड़ा था। मकान लिटरली हमें अपना बेचना पड़ा था क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। हमें अपना, जो ये कह लीजिए कि लाइफ को आगे, सर्वाइवल की बात थी और बहुत मेहनत से बनाया हुआ हमारा मकान था, बहुत बड़ा मकान था। एंड लिटरली मन जी इतना उदास रहता था, घबराता था, पर कभी भी ये भावना नहीं आई कि दिल को इतना धक्का लग रहा है कि अपने आप को हानि पहुंचानी है उस मकान के गम में। हाँ, आज भी वो मकान ज़हन में घूमता है क्योंकि पूरा बचपन वहाँ बिताया, ज़िंदगी बिताई, इतनी सारी यादें हैं। तो मन को एक अजीब सी टीस उठती है, कचोटता है कि काश हम टाइम मशीन में जाके वापस कुछ ऐसा कर पाते कि हमारे पास पैसे होते और हम अपने मकान को बचा पाते, या हम मकान नहीं बेचना पड़ता, बेघर नहीं होना पड़ता, काश हमारा मकान रह जाता हमारे पास। तो मन में टीस उठती है, एक अजीब सी टीस होती है जिसकी कोई रेमेडी नहीं हो सकती, जिसका कोई मरहम नहीं है। तो वो होती है, कभी कभी होती है, इसलिए अपने आप को मन उदास भी होता है। बट कुछ लोगों का ये इतना ज़्यादा होता है कि वो उस गम को ही बर्दाश्त नहीं कर पाते। और आपने पिक्चर देखी होगी स्वर्ग पिक्चर, काफ़ी अच्छी सुंदर पिक्चर थी। और जब भी मैं वो पिक्चर देखता हूँ, मुझे वो जो है ना मकान का जो उसमें सीन आता है ना, इतना इमोशनल के मकान हाथ से जा रहा है एंड लिटरली जो उसमें वो होती हैं, वाइफ होती है उनकी, जो ओनर की जो है, वो मर जाती हैं इसी गम में कि भाई मकान हाथ से जा रहा है। तो लिटरली वो मोमेंट ऐसा होता है कि जब आप इमोशनली इतना अटैच हुए होते हो कि आपने घर अपने हाथों से सजाया है, आपकी यादें हैं उसमें, तो हम कहाँ जाएंगे, या घर छिन जाएगा, या ये तो हमारा प्यार का मंदिर है, इससे हमारे तो इमोशंस अटैच हैं क्योंकि हमने उस मकान में सब कुछ देखा, अपना बचपन देखा, मदर की डेथ देखी और अच्छे दिन देखे, बुरे दिन देखे, सब कुछ देखा। तो एक अटैचमेंट होना स्वाभाविक है। कुछ लोगों की इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो उसको नहीं सह पाते, चले जाते हैं इस दुनिया से। तो ये चीज़ स्वाभाविक है होना। एंड तब अगर कोई सोल वहाँ बैठी रह जाती है तो वो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चेंजेस अलाउ नहीं करेगी। अब जो मेरा मकान बिका, अगर मैं ये नहीं देख सकता कि जिसने भी वो लिया क्या उसमें उसने चेंजेस करे, उसको तोड़ा, क्या कुछ किया, क्योंकि हम वहाँ खड़े होकर वो चेंजेस बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा दिल निकल के बाहर आ जाएगा कि भाई ये हमारी सजाई हुई चीज़ें, हमारी पसंद की हुई चीज़ों को कैसे मर्सीलेसली निकाल के फेंका जा रहा है। एंड वो चीज़ आप जब जीते जी नहीं बर्दाश्त हो पाती, तो मरने के बाद तो आत्मा की जो है ना, आप इंटेंसिटी देख नहीं सकते, इतनी गहरी होती है। और उसमें जब लोग आके रहें या आपके ही घर के आपकी भावनाओं की कदर ना करते हुए उसमें मर्सीलेसली चेंजेस करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ का चोटती है और आप फिर विवशतापूर्ण उनको सज़ा देने लगते हो।
तो ये चीज़ बहुत जगह होती है, लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि और वो अक्सर ये सवाल करते हैं कि उस मकान में रहते हैं तो प्रॉब्लम में है, मकान से बाहर रहते हैं, आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, आउट ऑफ स्टेट रहते हैं तो बिल्कुल ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस मकान में वो प्रभाव है उन पितरों का एंड वो कोई भी चेंजेज़ या कोई भी आपकी हरकतें नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, क्योंकि आज भी वो मानते हैं मकान हमारा है, क्योंकि उन्होंने मेहनत से ज़मीन खरीदी, मकान बनाया। तो वो भावना उनके अंदर जुड़ी हुई है, तो वो ये चीज़ वो नहीं समझ पाएँगे कि वो बिक गया है या अब कोई और मालिक हो गया है। इनिशियल स्टार्ट उन्होंने की तो वो उसके हकदार हैं। जिस तरीके से ईश्वर ने हमें पृथ्वी दी, ईश्वर ने ही बनाई, तो हम कितना ही क्लेम कर लें हम मालिक हैं, हम मालिक हैं, पर मालिक असली वही है। इसी तरीके से जिसने ज़मीन खरीदी, मेहनत करी, तो उसका अटैचमेंट होना स्वाभाविक है। तो ऐसे केसेज़ में आत्माएँ दंड देने पे भी आ जाती हैं। तो हाँ, इसी वजह से कई केसेज़ में मैं ये भी कहता हूँ कि आपको हो सकता है मकान या ज़मीन जायदाद बेचनी पड़े। और डोनेशन की बात रही, अगर किसी ने किसी का हक खा रखा है, किसी की संपत्ति कब्ज़ा कर रखी है, मकान है, दुकान है, घर है, रिश्तेदारी में कर रखा है और आपको कष्ट आ रहा है, तो यकीन मानिए ये पितरों का कष्ट आ रहा है। जब तक आप उसकी संपत्ति उसको वापस नहीं कर दोगे, दे नहीं दोगे, चाहे आप उसे डोनेशन मानो, चाहे उसको उसका हक देना मानो, आपको पीड़ा बनी रहेगी। तो जो भी लोग ताना मारते हैं उनको मैं यही जवाब दूँगा कि हाँ, मैं यही कहता हूँ कि जो भी बिलॉन्गिंग्स हैं आपके मृत परिजनों की वो आप डोनेट कर दीजिए। कपड़े, लत्ते, सामान सब कुछ। और अगर कष्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है और आपको मकान बेचना पड़े या जिसको देना है उसको देना पड़े तो वो भी शायद करना पड़ सकता है। और जो भी आपके पास रकम आती है उसमें से कुछ अमाउंट्स को रख लीजिए 10% को, जिससे आप रेगुलरली भंडारा किया कीजिए अपने पितरों के निमित्त हर अमावस्या पे, और बाकी अमाउंट को आप यूज़ कर सकते हैं अपने लिए अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो कहीं न कहीं आप उस कष्ट से बाहर निकल पाएँगे। इस तरीके के मेरे पास सैकड़ों केसेज़ हैं जो आते हैं और बहुत सारे लोग आज़ाद हुए हैं, वो चीज़ को पहले नहीं समझ पाते थे, 30 साल से परेशान है, कोई 20 साल से परेशान है। पर जब वो उस प्रॉब्लम्स का निदान मिलता है तो वो कहते हैं कि यकीन नहीं होता कि इसका सॉल्यूशन ऐसे था और इतना ईज़ी हो सकता था। तो हाँ, मेटेरियलिस्टिक अटैचमेंट किसी भी हद तक हो सकता है सोल का, स्पिरिट का, और वो किसी भी लिमिट तक हो सकता है और अनलिमिटेड भी हो सकता है। तो जितना ज़्यादा, इसीलिए मैं कहता हूँ आप अभी अपने आप को कंटेंटेड रखोगे, उतना ज़्यादा आपकी मेटेरियलिस्टिक इच्छाएँ मरने के बाद भी कम होंगी। पर ज़रूरी नहीं है कि सब आपके जैसे हों, तो ऐसी जगह आपको मिल सकती हैं जो नहीं, जहाँ पे आप नहीं पनप पा रहे, दुखी हो, परेशान हो। सपोज़ आपने कोई ऐसी जगह खरीदी जहाँ किसी और का पितर आपको तंग कर रहा है, तो ऐसे केसेस में हम धुनी करवाते हैं वहाँ, ताकि उसको ये सिग्नल देते हैं कि अब तुम्हें स्थान छोड़ना है। क्योंकि आपको हार्ड अर्न्ड मनी से आपने कोई जगह खरीदी है काम करने के लिए, फैक्ट्री खोलने के लिए, किसी भी काम के लिए, और वो ना चले तो हर वक्त थोड़ी बेचते फिरोगे। तो ऐसे में आप हमारी धुनी कीजिए सुपर प्लैटिनम, वहाँ पे जो भी चीज़ बैठी है उसको वो स्थान छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और जिन भी लोगों का ये तंज था उनको भी जवाब मिल गया होगा। अगर आप नेगेटिविटी से परेशान हैं तो संपर्क करें मोबाइल नंबर 8130331007 पे। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको धुनी भी मिल जाएगी, प्रोटेक्शन लॉकेट भी और नारियल उतारे भी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।